नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं चर्चा चौपाल, जहाँ पे हम ऐसे विषयों पे कुछ विशेषज्ञों को लेके आते हैं आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए जो बहुत ही आवश्यक रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरपाल सिंह जट राणा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा मैं नमस्कार। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हरपाल जी जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और प्रदूषण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत एक इनका लंबा कार्य रहा है। तो हरपाल जी नमस्कार। और आज आपसे प्रदूषण के बारे में चर्चा करने के लिए ही आपको जोड़ा गया है। तो इस विषय की जानकारी के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल दिल्ली में और भारत के अन्य हिस्सों में प्रदूषण इस तरह से बढ़ गया है कि पहले कभी भी इस तरह की रिपोर्ट तो नहीं आती थी जैसी इस बार आ रही है। चिंताजनक है, यहाँ तक कि इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली से लोग पलायन कोई कर ना रहे हैं। कोई नई समस्या उत्पन्न होती है, नई नई जानकारी आती है, नई नई समस्या सामने आती हैं। इस बार भी दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है। और इसमें जो एक मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए प्रदूषण के विषय में, वो स्थिति इस बार ज़्यादा स्पष्ट नहीं की जा रही है। और इसमें सच्चाई को भी कुछ हद तक छुपाया जा रहा है, उनको प्रदर्शित नहीं किया जा रहा। नहीं, आप कह रहे हैं सच्चाई को छुपाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि रिपोर्ट में तो लगातार आ ही रहा है कि प्रदूषण की वजह से हालत बहुत खराब है। हालत इससे भी ज़्यादा खराब है और ये कम अच्छा। दिखा रहे हैं। ऐसे अखबारों में अनेकों ऐसे विषय हैं जो ये बार बार छपता रहा है कि जो हमारे यहाँ पर प्रदूषण जो नापने के यंत्र हैं वो दिल्ली में अनेकों जगह लगे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से यंत्र खराब हैं लंबे समय। मेरे पास प्रदूषण में नापने के यंत्र हैं और हम्म। 600 का भी है मेरे पास और 999 का भी। पहले भारत सरकार के पास सिर्फ 600 तक का होता था, मेरे पास 999 का 5 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, कोरोना के टाइम हम्म। की। तो उस वक्त सरकार अब 999 का लेके आई। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब 999 से भी ऊपर प्रदूषण चला जाता था और सरकार के सभी यंत्र फेल हो जाते थे। अब दिल्ली में जो है वो 500-600 दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे आंकड़े मौजूद हैं कि 600 से ऊपर प्रदूषण है और वो 600 तक भी नहीं दिखाया। तो क्या कारण देखते हैं आप कि प्रदूषण की जो एक विभीषिका इतनी स्तर तक बढ़ चुकी है, इसका क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, इसके एक कारण नहीं है, इसके अनेकों कारण हैं, जिसमें जिसमें कि प्रदूषण जो नियंत्रण करने की जो स्थिति है, वो अनेकों अनेकों ऐसे कारण हैं उनसे प्रदूषण बढ़ता है। पहले ये कहा गया था कि ये प्रदूषण पराली की वजह से बढ़ रहा है। ये सच्चाई नहीं थी। मैं कभी से ये कहता रहा हूँ कि प्रदूषण पराली की वजह से नहीं बढ़ रहा है और प्रदूषण के और बहुत से कारण हैं। अब प्रदूषण का मुख्य कारण दिल्ली में वाहन प्रदूषण का भी आ रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसका मुख्य कारण वाहनों का प्रदूषण। और वाहनों का प्रदूषण खाली वाहनों को कम करके नहीं नियंत्रित किया जा सकता, या दूसरी तरह से वाहनों को व्यवस्थित करके कम किया जा सकता। हमारे दिल्ली में जो वाहन चलते हैं वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। मैं अभी लंदन में था और अभी पेरिस में हूँ। ऐसे अच्छा। अनेकों मैंने रेड लाइट देखी हैं हम्म। जिसमें ऑटोमेटिक होती हैं। हमारे यहाँ से 12 रेड लाइट, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 12 रेड लाइट एक साथ खुली हुई मिली हैं। जैसे हम एक रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो दिल्ली में अगली या उससे अगली फिर बंद हो जाती है, फिर दो कर हम्म। चलते हैं फिर बंद हो जाती है। तो ये हम्म। कंप्यूटराइज करने की जरूरत है। लंदन में, मैनचेस्टर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ भी रेल भी चलती है, ट्राम भी चलती है, मेट्रो भी चलती है, बस भी चलती है। वो सब व्यवस्थित होती हैं, कंप्यूटराइज रेड लाइट होती हैं। एक रेड लाइट आपकी खुलेगी तो आगे तक 12 रेड लाइट का मेरे पास वीडियो मौजूद है। मतलब, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। इसमें जिधर से ज्यादा वाहन आ रहे होते हैं वो रेड लाइट देर तक खुलती है और जिधर से कम आ रहे हैं उनका समय ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये हम्म। आधुनिकता की मैं पिछले 10 साल से अधिक समय से प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली में ऐसा कंप्यूटराइज रेड लाइट आरंभ की जाए, लेकिन नहीं कर रहे।
नहीं तो दिल्ली में तो जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व है और जिस तरह से वाहनों की संख्या है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये संख्या भी उसी तरह से मैनेज हो सकती है जैसे लंदन या विश्व के अन्य देशों में होती है? हाँ, देश दिल्ली में से ज्यादा घनत्व भी कई जगह में है, कई देश के मुख्य शहरों में है, लेकिन वहाँ अच्छा, व्यवस्थित होती है। अच्छा, अच्छा, यातायात अच्छा। जो व्यवस्थित होता है वो हुँ, व्यवस्था से होता है, कंप्यूटराइज होता है, आधुनिकरण से होता है। उससे हुँ, हुँ, जनसंख्या का कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि ज्यादा हुँ। जनसंख्या होने, ज्यादा गाड़ी होने से परेशानी तो आती है, लेकिन हाँ, वही अगर वही कम मैं सोच जन, रहा हूँ। अगर कम जनसंख्या हो और व्यवस्थित ना हो तो भी आपकी तो परेशानी भी आएगी। दिक्कत है। अच्छा। तो अभी आप बता रहे हैं कि आप जैसे लंदन, पेरिस आप घूम रहे हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है और जो दिल्ली का, भारत का है, इसमें अगर आपने कुछ फ़र्क तो देख ही रहे होंगे, तो दर्शकों के लिए बताएँगे किस तरह से क्या फ़र्क है? यहाँ पर दो प्रदूषण है। जो दिल्ली में आज 600 के आसपास है, यहाँ पर दो है प्रदूषण। ऐसे हम नेट पे भी देख सकते हैं, मेरे पास यंत्र भी है। तो दो हुँ, प्रदूषण, मतलब प्रदूषण है ही नहीं यहाँ पर। अभी मैं एक यहाँ की एक नदी पे गया, जो हुँ, आज से 200 वर्ष पहले बहुत आधुनिक यहाँ की व्यापार का मुख्य साधन होता था। वो इतनी प्रदूषित हो गई थी, लेकिन 1960 में उसको दोबारा से कोशिश किया। वो पानी जो औद्योगिकरण था, उसका जो कचरा था, वो सब उन्होंने खत्म किया और आज वो नदी बहुत ही खूबसूरत है, बिगर प्रदूषण के है। तो ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति की सोच जो है बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की कमी निकालने का नहीं होना चाहिए, तो हुँ। सब कुछ संभव है। एक आपने बताया कि वाहनों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, ये एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा भी क्या फ़र्क है? जैसे आपने बताया कि बाहर के देशों में रेड लाइट, ग्रीन लाइट बहुत अच्छे से मैनेज होती है, भारत में वो नहीं हो रहा है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर होंगे, तो हाँ, उसमें कैसे कंपैरिज़न देखते हैं आप? बहुत से विषय हैं इसमें, आप देख सकते हैं, आपके पास जो है वो उस विषय पे पूछ सकते हैं जो मैंने बताया है। उसमें से हुँ, हुँ। अनेकों कारण हैं, किसी एक विषय पे पूछिए तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये एक विषय है मेरे पास जो आपने काम किया है, लिस्ट आई है। इसमें से टिकरी खामपुर में 22 वर्ष पहले अधिकृत की गई ज़मीन के बावजूद 1 लाख ट्रक वाहन आते हैं, तो ये टिकरी खामपुर का क्या विषय था? ऐसा है कि ये 1998 में एक हुँ, आजादपुर फल एंड सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती थी, जो एक महीने में कई लाख वाहन वहाँ आते। हमारे दिल्ली में उस मंडी को स्थानांतरित करने के लिए हम 1993 से प्रयास कर रहे हैं। हुँ, हुँ। 1998 में वो जगह आजादपुर फल सब्जी मंडी स्थानांतरित करने के लिए टीकरी खामपुर में जगह अलॉट कर दी गई थी, जगह आदेश कर दी गई। हुँ, यानी आज से 27 साल पहले। लेकिन आज तक वो मंडी स्थानांतरित नहीं हुई है। मैं इसके लिए हाई कोर्ट से भी मैंने ऑर्डर कराए हैं 5 साल पहले, 6 साल पहले, हुँ, कि इस हुँ। मंडी को स्थानांतरित किया जाए, जिससे कई लाख जो वाहन मंडी में आते हैं वो आने से दिल्ली में बच सकते हैं। इसमें एक जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि दिल्ली में 6-7 ऐसे बाजार हैं जो, हुँ। जिसमें फल एंड सब्जी मंडी का है, इसमें कपड़ा बाजार है, हाँ, एक चांदनी ये भी चौक है। खबर है दिल्ली से बाहर किए जाएँ थोक बाज़ार। थोक बाज़ारों से भी कुछ आपको लग रहा है कि कुछ व्यवस्था में सुधार आ सकता है? हाँ, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दिल्ली में जो 8-7 तरह के थोक बाजार कहे जा सकते हैं, बहुत बड़े बाजार, चांदनी चौक है, हुँ, कपड़ा मार्केट है, तो हुँ, हुँ। इसमें जो सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो 40 से 50% सामान की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आजादपुर फल एंड सब्जी मंडी में जो कुल फल आते हैं, सब्जी आती है, उसका हुँ, 40 से 50% यहाँ उपयोग ही नहीं है। शिमला से सेब आती हैं, महाराष्ट्र से आलू आते हैं, गुजरात से दूसरा आता है, मध्य प्रदेश से कुछ आता है, वो पहले यहाँ आता है, फिर उसको यहाँ से दूसरे स्थानों पर लेके जाया जाता है। तो अच्छा, अच्छा। जितनी हुँ। जितनी यहाँ आवश्यकता है, उतना हुँ, ही सामान आए और हुँ, ऐसे स्थान पर आए जहाँ हुँ, जहाँ के वाहनों की कमी हो। जैसे खामपुर, टीकरी खामपुर में आज से 27 साल पहले आदेश हुए थे, 10-20 साल हुँ, पहले वो स्थानांतरित हो सकती थी, 3 दशक हुँ, कम नहीं होते हैं। आज तो ये सभी मंडियां दिल्ली से बिल्कुल हटा देनी चाहिए
जितनी दिल्ली की खपत है वही सामान दिल्ली में आए। दिल्ली कोई भारत की राजधानी है, ये औद्योगिक नगरी नहीं है या ये व्यापारिक नगरी नहीं है। तो इसको, ये सभी जो 8 मार्केट दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट हैं, इन मार्केटों को स्थानांतरित करने की जरूरत है। हर एक मंडी को दिल्ली के चारों तरफ बनाया जा सकता है। ये मंडी आज से 70 साल पहले बनी थी, आजादपुर मंडी लगभग। तो 70 साल में कितना परिवर्तन हुआ दिल्ली में। उस वक्त कुछ लाख लोग वो थी, आज 2-2.5 लाख आबादी हो गई है। ये सरकार की नाकाबिलियत है। चाहे इसमें कोई भी सरकार हो, पहले 15 साल पहले बीजेपी की सरकार 93 से 98 रही, फिर कांग्रेस की 15 साल रही, फिर 10-11 साल आम आदमी पार्टी की रही, अब दोबारा से बीजेपी आ गई है। ये ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा, फिर कोई नई पार्टी आ जाएगी, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, टाइम पास करेंगे, चले जाएंगे। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जिम्मेदारी, जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। जो सत्ता में होता है वो अपनी कमी छिपाने की कोशिश करता है, जो विपक्ष में होता है वो उनको उजागर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आपसी जो तालमेल से सब कुछ होता है, सच्चाई कोई सामने नहीं होती। इसका एक उदाहरण मैं दूसरा हम्म। देना चाहूंगा। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि बताइए। दिल्ली में जो अभी एक प्रक्रिया चल रही है कि दिल्ली के जिलों की संख्या सीमित की है। ये मतलब दिल्ली के जिलों की, सभी जिलों की संख्या एक निश्चित की जाए। वो कह रहे हैं कि 13 जिले बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे वो अच्छी बात है। लेकिन ये पिछले 15 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में एक पूरे भारत में जितने भी जिले हैं 700 से कम हैं, उन सभी जिलों का क्षेत्रफल और उनकी जो भूमि होती है, उनकी जो एरिया होता है वो एक होता है। लेकिन भारत के सभी जिलों के विपरीत दिल्ली में जिलों की संख्या अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या सीमित है, 80 है, 75 है। हरियाणा में भी सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात, सभी जिलों में दिल्ली को छोड़ के सभी जिलों में, सभी देश के राज्यों में जिलों की संख्या बिल्कुल सीमित है, एक है, सबकी निश्चित है। लेकिन दिल्ली में एक विभाग के 9 जिले हैं, एक के 10 जिले हैं, अच्छा, एक के 11, एक के 12। हर विभाग के हिसाब से जिलों का जो बंटवारा है वो अलग अलग है, ये बता रहे हैं आप? हाँ, संख्या भी हम्म। अलग अलग है और हम्म। उनका जो क्षेत्रफल है वो भी अलग अलग है। जिससे एक, ठीक। मेरे गांव कादीपुर की अगर हम बात करें, तो हमारे जो जिले, जो कार्यालय हैं, वो एक उत्तर में है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, तो चारों तरफ है। तो जब एक व्यक्ति को किसी काम के लिए जाना होता है तो उसको अलग अलग जिलों में जाना पड़ता है, जिससे कि वाहनों का भी उपयोग किया जाता है, प्रदूषण भी उससे बढ़ता है। तो इसको व्यवस्थित करने की है, ये दिल्ली सरकार अभी कर रही है, ऐसी अखबारों में घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन ये घोषणाएं पिछले 20 साल से होने लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको जल्दी करेगी और इससे भी कुछ नागरिकों को भी फायदा होगा और इससे प्रदूषण में भी कुछ कमी। क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कि जो अलग अलग विभाग जो काम करते हैं उनकी मतलब कार्य क्षमता पे बहुत प्रभाव पड़ता होगा जब जिलों की संख्या और उनका क्षेत्र ही निर्धारित नहीं है। बिल्कुल। एक 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 एमएलए के नीचे 4-4 थाने आते हैं। एक एमएलए के क्षेत्र एरिया में 2-2, 3-3 समाज कल्याण के विभाग आते हैं और किसी हम्म। किसी एमएलए के अंतर्गत उनके क्षेत्र में समाज कल्याण का विभाग ही नहीं है, शिक्षा का विभाग, हम्म। शिक्षा का जिला जिला कार्यालय ही नहीं है, खाद्य हम्म। आपूर्ति विभाग के तो खैर हर एक विधानसभा में कार्यालय है। तो ऐसे हम्म। कार्यालय जब तक संयुक्त, हरियाणा में आज से 30-25 साल पहले एक मिनी सचिवालय बनाए गए थे, जिसके तहत एक जिले का एक मिनी सचिवालय बनाया गया और सभी विभागों के कार्यालय उसके अंतर्गत किए गए। अगर एक हम्म। व्यक्ति को किसी काम के लिए जाना है तो वो उसी कार्यालय में जाएगा और वो उसका समाधान, अगर एक से अधिक कार्यालय में भी, तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम्म। तो मेरे घर से एक कार्यालय का किलोमीटर 4 है, एक का 10 है, एक का 15 है, एक का 25 है, हम्म। क्योंकि और सभी की दिशाएं अलग अलग हैं। इससे बहुत प्रदूषण बढ़ता है। अच्छा, इसमें हरपाल जी ये भी तो कंफ्यूजन होती होगी कि मान लीजिए अगर कोई विधानसभा का अपना कोई सांसद है या एमएलए है, उसके क्षेत्र में थाना तो आता है उस एरिया का, मगर शायद पीडब्ल्यूडी विभाग उस एरिया का उसके अंडर में नहीं है, या बिल्कुल फिर हो सकता है बिल्कुल ना? है, एक जगह नहीं है, सब 20 जगह है।
कि मैंने बताया कि कोई विभाग निश्चित नहीं है, इसी के अंतर्गत अलग अलग एरिया है सबका, और कुछ भी निश्चित नहीं है। एक उदाहरण है कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। जहाँ दिया जलता है उसके नीचे देखेंगे तो रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है। दिए की जो बाती होती है उसके ऊपर रोशनी होती है, तो वो उस बाती से नीचे अंधेरा आता है। तो देश में, दिल्ली में दिए के नीचे अंधेरा है, इससे बड़ा अव्यवस्था का उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं। अच्छा, एक आर्टिकल आपका मेरे सामने आया, ई रिक्शा के से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो प्रदूषण को आप ई रिक्शा और इस तरह की व्यवस्था से जोड़ के देखते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदूषण, ई रिक्शा जो व्यवस्था है वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है देश में हम्म भी, दिल्ली, लेकिन इसको हम्म व्यवस्थित नहीं किया गया है। आज तक हम्म पिछले 10-15 साल, 10 साल के आसपास से ई रिक्शा शुरू हुआ था, और हम्म वो ई रिक्शा के आज तक नियम नहीं बनाए गए हैं। तो जब ई रिक्शा किस रोड पे चलेगा, किस पे नहीं चलेगा, कौन सी रिक्शा किस रोड पे जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है, किस ई रिक्शा का क्या क्षेत्र है, किस ई रिक्शा को किस हेडलाइट मतलब स्थान पर खड़ा होना है। हमारे, आज से मैं लगभग 10-12 साल पहले कहीं विदेश में गया था, सिंगापुर में, तो वहां पर ऐसी रिक्शाओं के, कलकत्ता में भी स्टैंड बने हुए थे, तो उस स्टैंडों पे आदमी बैठ जाते थे, लाइन लगी रहती थी, रिक्शा आती थी, 3 आदमी बैठते हैं और रिक्शा आगे चली जाती है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो, एक लाल बत्ती पे 15 रिक्शाएं, एक से आगे एक आ रही हैं, एक से आगे एक आ रही हैं, मेट्रो स्टेशनों पे आ रही हैं। अभी तुम्हें ये, लगभग 2017 की बात है, जब से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ई रिक्शा के स्टैंड बनाए जाएं। उस टाइम मैंने थ्री व्हीलर की मांग की थी, थ्री व्हीलर के स्टैंड बनाए जाएं। कुछ जगह तो स्टैंड बन गए हैं, लेकिन उनके हाँ, ऊपर अभी तक ऑटो कोई टैक्सी कार्रवाई स्टैंड नहीं तो हुई। होते हैं अक्सर, मतलब जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन वगैरह के आसपास। हाँ, ये होते तो हैं, मतलब हाँ, टैक्सी स्टैंड तो हैं, ऑटो स्टैंड भी कुछ जगह बने हैं, लेकिन हम्म, बात हम कर रहे हैं ई रिक्शा की। जिस तरह से ऑटो स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, ई रिक्शा के स्टैंड भी बनाए जाए। दिल्ली में अब कुछ बने हैं पिछले 2-3 साल में, दिल्ली हम्म, विश्वविद्यालय पे भी बना है, लेकिन हम्म, उनके ऊपर सख्ताई नहीं है। मैं मांग कर रहा हूँ कि वहां पर कैमरे लगाए जाएं, जो ई हम्म, रिक्शा वाला गलत तरीके से आगे आए उसका चालान किया जाए। लेकिन चालान तो जब होगा ना, जब उसकी कोई नियम बना होगा। कोई अभी नियम तक होगा। तो दिल्ली में कोई ई रिक्शा का नियम ही नहीं है। मैंने सारे हम्म, आरटीआई भी लगा ली है, पत्र भी लिख लिया है, कोई ई रिक्शा का नियम नहीं है। जब नियम ही नहीं है तो वो उनका पालन कैसे होगा? समस्या तो बढ़ना स्वाभाविक है। हम्म। अच्छा, हरपाल जी, हम देखते हैं इस बार जैसे दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, जैसे मिस्ट स्प्रे लगते हैं, स्मॉग गन वगैरह चलती है। तो क्या लग रहा है आपको कि इससे कुछ फायदा होता है? देखिए, बिल्कुल होता है, लेकिन वो तरीका आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको जाना चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के रोड पे जाना पड़ेगा। आपको गुजरात की तरफ या अहमदाबाद की तरफ जाने से बात नहीं बनेगी। हमारे हम्म, यहाँ ये सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। हमारे यहाँ हम्म, सभी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अभाव में, अपनी जानकारी के अभाव में ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। जो ये पानी छोड़ने की जो मशीनें हैं आप बात कर रहे हैं, इनमें मेरे पास ऐसे 20 से अधिक चित्र हैं। उस पानी को, रोड को भिगोने के लिए, रोड को गीला करने के लिए वो मशीन उपयोग हो रही। वो रोड को गीला करने के लिए मशीन नहीं है, वो फुहारा होता है, उसको आकाश की तरफ करके छोड़ा जाए। जितने वो ज्यादा ऊपर जाएगा, उस सभी कचरे को वो नीचे लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उसको रोड को गीला करते हैं। वो मशीन का मुंह जो होता है पानी छोड़ने का, रोड की हम्म, तरफ होता है, तो रोड को हम्म, गीला करने से, अगर रोड, उससे जो मिट्टी है वो तो दब जाएगी, लेकिन उसका हम्म, असली उपयोग नहीं है उसका। उसको मशीन को ऊपर मुंह करके छोड़ना चाहिए। वो मशीन जितने ऊपर लगेगी, ऊंची बड़ी बिल्डिंग पे लगेगी, अगर उसको 100 फीट ऊपर लगा दिया जाए तो उस 100 फीट का जो एरिया है, उस सभी का प्रदूषण वो नीचे लेके आएगी। लेकिन उस, हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बोल रहे हैं आप। उससे समाधान तो हो सकता है, लेकिन उस हम्म। मशीन का मुंह ऊपर होना चाहिए और वो ऊंची से ऊंची जगह पे लगाई जाए। तो मतलब कोशिशें तो कर रही है, लेकिन वो सही तरीके से कोशिश नहीं हो रही है, सरकार को उस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है।
इसके बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा इसके अलावा हरपाल जी, इस बार जो प्रदूषण दिल्ली में मापा जा रहा है, अब पहले तो जैसा आपने बताया कि पराली बोला जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि सिर्फ पराली एक कारण नहीं है, उसके अन्य कारण भी हैं और सरकार को उसकी तरफ देखना चाहिए। तो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन से जो पॉल्यूशन होता है, मिट्टी वगैरह जो उड़ती है, वो एक मेजर कंपोनेंट है दिल्ली में, तो खासकर जो पॉल्यूशन इस वक्त दिख रहा है। तो अब जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अब आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग और अच्छी-अच्छी सुविधाएँ बन रही हैं। तो इस तरह इसमें कोई एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए आगे काम भी करना है, लेकिन एक बैलेंस के तहत काम हो ताकि पर्यावरण पे उसका कोई उल्टा असर ना पड़े। बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें हम अगर बात करें कि ये व्यक्ति भी पर जो मकान बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो ठीक है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है, हम सभी बातें नागरिकों के ऊपर डाल देते हैं कि नागरिक ऐसा नहीं कर रहे हैं, नागरिक ये नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूँ कि प्रदूषण जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, विकास का काम चलता है, ये चलता रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था आज के समय में, अभी मैं गया था काला पानी अंडमान निकोबार, वहाँ पर जहाँ मैं रुका हुआ था जिस मकान में, उसके सामने एक पुलिया बन रही थी। उस पुलिया को बनते हुए 1.5 साल हो गया था, यानी 18 महीने हो चुके थे बनते हुए, वो पूरी नहीं हो रही थी। मैंने उसका पत्र लिखा, आरटीआई से जानकारी मांगी, तो उन्होंने बताया कि जी इस बार ना बारिश कुछ महीने पहले आ गई, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले आ गई, जिससे ये अच्छा। पुलिया का काम रुक गया। अब ये बहाना देखिए कितना बड़ा है, 18 महीने में ये पुलिया नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हुँ, बारिश कुछ दिन पहले आ गई, बारिश 1 महीना पहले आ गई हुँ, होगी, 17 महीने कहाँ हुँ, थे आप? बोले जी यहाँ पर एक बिजली का खंभा था, उसको हटाने में 6 महीने लग गए। तो अब उस बिजली के खंभे को हटाने के लिए पहले से बोले जी जब हमारा टेंडर हुआ तो मैंने वहाँ हुँ, अधिकारियों की बुलाया और वहाँ से सारी जानकारी भी ली। तो मैंने कहा भाई हुँ, 18 महीने तो एक पुलिया में नहीं लगने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हुँ, यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो मेरे को लिख के दिया कि इसमें 3 महीने और लगेंगे। मैंने वहाँ सभी अधिकारियों को मौके पे बुलाया, वहाँ पर अधिकारियों से बात की और उन्होंने मुझे लिख के दिया जिसके तथ्य मेरे पास है कि इसमें 3 महीने और लगेंगे और वो पुलिया मेरी कार्रवाई के सिर्फ 20 दिन के बाद चालू हो गई। जब एक आम हुँ, नागरिक की जो 3 महीने लिख के दे रहे हैं और 20 दिन में चालू हो जाती है, तो अगर सरकार उस पर ध्यान रखे तो 18 महीने नहीं लगते हैं। विदेशों में हुँ, ऐसा 18 महीने में तो एक 25 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है। बिल्कुल। सिंगापुर में 2 साल में तो 50-100 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है। एक पुलिया जो बनती है विदेशों में, वो एक सप्ताह में, 1 सप्ताह से 10 दिन में कोई भी पुलिया वहाँ पे बन जाती है। और जो सबसे छोटी पुलिया होती है, वो तो 48 घंटे में बनाने का दावा नहीं करते, बनाते हैं। वहाँ से पूरा हुँ, ब्लॉक बना के लाते हैं, वो एक वहाँ से खोदते हैं, ब्लॉक बना के लाते हैं, 12 घंटे में भी वो पुलिया को बना देते हैं। जबकि छोटी हुँ, छोटी पुलिया का समय वो 48 घंटे कहते हैं कि हम बना देते हैं। तो जब 48 घंटे में एक पुलिया बन सकती है, तो हमारे यहाँ पर वो 18 महीने क्यों लगते हैं? तो जब वो 18 महीने लगेंगे तो रोड पे मिट्टी भी होगी, रोड पे वाहन हुँ, गुजरेंगे, तो उस प्रदूषण को कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, विकास कार्य होते हैं, वो खाली जनता जो करती है उसी के ऊपर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। जो सरकारी तौर पर है उस पर भी किया जाना चाहिए। हमारे दिल्ली हुँ, की आधी से अधिक सड़कें ऐसी होती हैं जिनमें गड्ढे होते हैं, गड्ढों के ऊपर वो हुँ, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब गड्ढे होंगे तो मिट्टी भी निकलेगी, तो गड्ढों को कौन हुँ, रोकेगा? मकान मालिक। गाड़ी वाला तो उनको भरेगा नहीं। तो मेरा हुँ, ये कहना है पहले सरकार अपनी अगर जिम्मेदारी निभाए तो उसमें बहुत से विषय ऐसे हैं, कार्य ऐसे हैं जिनको कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। सरकार अनेकों विषयों पे विफल हो जाती है, सिर्फ जवानी जमा खर्च से ये काम नहीं होने। चलिए हरपाल जी, आज समय की थोड़ी बाध्यता है और काफी अच्छा लगा आपसे विषयों की जानकारी लेके, जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है और आपका काम है। हम लोग कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे जुड़ने की और इस विषय पे और अन्य विषयों पे आप हमसे जानकारी साझा करें, हमारे दर्शकों से साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और
ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार हरपाल जी, धन्यवाद।